बच्चों, आज फिर हम इतिहास का नवा पार्ट जिसका नाम है मुगल इतिवृत्त यानी मुगल काल का इतिहास उसे पढ़ने जा रहे हैं। ये वीडियो का पार्ट 14, अभी 14 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, ये 15वां पार्ट है। इतिहास कक्षा 12 मुगल इतिवृत्त, ठीक, 16वीं से 17वीं सदी, ठीक। ये हो गया पार्ट, हो गया आपका 15, पार्ट 15। इस टॉपिक या इस पार्ट के अंतर्गत हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है रंगीन चित्र। रंगीन चित्र, ठीक। अच्छा, इससे पहले हमने जो पढ़ा है उसमें हमने देखा कि जो पांडुलिपियां तैयार की जा रही हैं उन पांडुलिपियों में जगह छोड़ दी जाती है। किस लिए जगह? इसलिए छोड़ दी जाती है ताकि उस पर हम कोई चित्रकारी कर सके। अच्छा, चित्रकारी का काम क्या है? जैसे मान लीजिए आपको बताना है कि वह व्यक्ति बड़ा ही भयावह है, तो भयावह है ये आपने अपने शब्दों में कह दिया, लेकिन अगर उसकी कोई तस्वीर आप बना दें जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो या थोड़ा सा सामान्य तरीके से हटके हो, जैसे चित्र हमके दिखाई पड़ते हैं हमें वैसे ना हो, उससे थोड़ा सा अलग हो, तो क्या होगा? हमको ये अंदाजा और डीपली लग जाएगा, यानी हम और गहराई से इस बात को समझ पाएंगे कि वास्तव में कितना भयावह है, ठीक है। तो चित्रकारी जो है, इसका जो काम था, इसका जो उद्देश्य था वो यही था कि जो चीजें शासक के बारे में इतिहासकार या लेखक लिख रहे हैं, जो चीजें छूट जा रही हैं या जिस स्तर पर उनको लिखना चाहिए उस स्तर पे नहीं लिख पा रहे हैं, तो ऐसे में हम चित्र के माध्यम से उसको प्रेजेंट करें, ठीक। तो इसको हम लोग आइए देखते हैं क्या क्या है इसके बारे में, क्या डिटेल्स है, क्योंकि अक्सर पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मुगल कालीन चित्रकारी के बारे में आप क्या समझते हैं, तो उसमें आपको ये परिचय बताना पड़ेगा। फिर आप इस परिचय को बताने के बाद इसमें शासकों को और कौन से शासक के समय में कौन चित्रकार था, कहां से आया था, इन सारी चीजों को, जैसा कि जो इस्लाम है, इस्लाम में चित्रकारी करना वर्जित था पहले, लेकिन कैसे धीरे धीरे चित्रकारी को अनुमति मिली, परमिशन मिलती गई और कैसे शासकों ने संरक्षण प्रदान करना शुरू कर दिया। ये सारी प्रक्रिया हम लोग इस चैप्टर में इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं रंगीन चित्र। होता क्या है चित्रकारी से कि घटनाओं को चित्रकारी से किया जाता है, ठीक, किया जाता है। क्यों? अब हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जो अभी न्यूज़पेपर हम आप पढ़ते हैं, जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ते समय उसमें कुछ चित्र दिए होते हैं। तो चित्र क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि जिस बिंदु को हम पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, उसको और डीपली समझ सके, यानी उसके एकदम नजदीक जाके उसको समझ पाए, इसलिए दिया हुआ होता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखते हैं इतिहास में चित्रकारी का काम क्या था कि जो टॉपिक है उसको और अधिक स्पष्ट रूप से जो पढ़ने वाला है वो समझ पाए, इसलिए चित्रकारी की जाती थी। इसका कार्य केवल सुंदरता बढ़ाना नहीं था। जैसे होता क्या है कि हम देखते हैं कि चित्रों के माध्यम से थोड़ा सा आकर्षक बन गई है, पुस्तक हो या कोई लेख हो या कोई टॉपिक हो, उसमें चित्रों को जोड़ देने से, ऐड कर देने से वो थोड़ा सा आकर्षक बन जाती है, थोड़ी सी सुंदर बन जाती है। तो उसका सिर्फ उद्देश्य यही नहीं होता था इनका कि आकर्षक बना देना या सुंदर बना देना है। इनका उद्देश्य क्या होता था? इस घटना को और अधिक स्पष्ट तौर पर लोग समझ पाए और वह बात
वह बात जिसे लोग नहीं समझ सके हैं सिर्फ लेखनी से, उसे चित्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझ पाए। ठीक, अब हम लोग आते हैं अबुल फजल। अबुल फजल क्या कहते हैं? अबुल फजल नाम सुना है, अकबरनामा का लेखक है। तो अबुल फजल क्या विचार रखते हैं इस पे हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो अबुल फजल ने चित्रकला का एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया है। ठीक, यानी क्या है कि अकबरनामा का लेखक अबुल फजल चित्रकला से प्रभावित है। यानी कि जो अकबरनामा लिखा गया होगा या अबुल फजल के द्वारा जो भी ग्रंथ लिखा गया होगा उसमें चित्रकारी की उपलब्धता होगी, चित्रकारी का प्रयोग किया गया होगा। क्योंकि प्रभावित भाई, अगर हम किसी चीज से प्रभावित हैं तो अपने कार्यों में उसका कुछ ना कुछ अंश तो दिखाएंगे ही, उसकी कुछ ना कुछ छाप तो हमारे कार्यों में दिख ही जाएगी। ठीक, तो ऐसे इसके साथ होता है यह कला। ठीक, का कहना है कि यह कला कौन सी? चित्रकला। यह कला किसी निर्जीव इसका कहना है कि चित्रकला यानी ये कला किसी वस्तु को इस रूप में प्रकट कर सकती है जैसे वह सजीव हो। ठीक, ये इसका अबुल फजल का मानना है। इस चित्रकला के प्रयोग के कारण, इसके प्रयोग के कारण जो उलेमा वर्ग था, उलेमा वर्ग यानी जो धर्माधिकारी थे, जो इस्लाम के शरीयत को मानते थे, शरीयत को मानते थे और शरीयत में ऐसा कहा गया है कि चित्रकारी नहीं करनी चाहिए, चित्रकारी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चित्रकारी करके आप ईश्वर की सत्ता को चुनौती देते हैं कि जैसे आप किसी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं वैसे मैं भी निर्माण कर रहा हूं। मतलब एक तरीका है, अपनी एक आइडियोलॉजी सोचने का एक तरीका है कि अगर आप चित्रकारी कर रहे हैं किसी की हूबहू तो आप ईश्वर की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं कि मैं भी आपकी तरह बना सकता हूँ। इसीलिए इस्लाम धर्म में चित्रकला या चित्रकारी पर प्रतिबंध था और इस प्रतिबंध के कारण अक्सर मुगल शासकों का या फिर ये कहिए अबुल फजल का जो चित्रकारी को ज्यादा महत्व देता था, उससे इनका जो रवैया था, स्थिति जो थी वो तनावपूर्ण बनी रहती थी। लेकिन ये स्थिति हमेशा नहीं रही, धीरे धीरे बदलाव आया, धीरे धीरे बदलाव आया। जैसे हम देखते हैं जहांगीर के समय में चित्रकला अपने चरम पर पहुंच गई, अपनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गई। तो ये बदलाव एक दिन में नहीं आया। और यहाँ देखने वाली बात ये भी है कि जब यहाँ उलेमा वर्ग यानी धार्मिक समाज से विरोध है तब भी ये बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बेहतर तो होगा ही। चेंजेस आए धीरे धीरे, तो ये जो संकीर्णता थी मानसिकता की, विचारधारा की संकीर्णता थी कि चित्रकारी करके आप ईश्वर की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, वो धीरे धीरे कम होती गई। लोग थोड़ा सा उदार होते गए, थोड़ा सा लिबरल होते गए इस मुद्दे को लेकर के, और उन्होंने धीरे धीरे चित्रकारी की अनुमति प्रदान कर दी और उसे अच्छा मानने लगे, या ये कह लीजिए कि बुरा मानना बंद कर दिया। भाई किसी वस्तु को अच्छा मानना या बुरा मानना बंद कर देना दोनों दो पहलू हैं।
अगर हम कहते हैं कि आपका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपका हम समर्थन कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर अगर चित्रकला का हम समर्थन मतलब हम विरोध नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि समर्थन कर रहे हैं, लेकिन यह है कि विरोध कर रहे हैं, उन्होंने बंद कर दिया। बार बार जो आपत्ति करते थे कि नहीं करना चाहिए, वो काम इन्होंने उलेमा वर्ग ने बंद कर दिया। अब जब धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है, तो हम देखेंगे आगे कि कैसे बदलाव आया। चित्रकारी जो थी, चित्रकला जो थी, वो कैसे इस क्षेत्र में बढ़ी आगे और कैसे उसको एक बड़ी पहचान के रूप में देखा गया। हमने भी देखा था शरीयत की व्याख्या में कहा गया था कि इस्लाम धर्म के अंतर्गत आने वाला कोई भी व्यक्ति अगर चित्रकला करता है, चित्रकारी करता है, तो वो ईश्वर की सत्ता को चुनौती देता है। यानी कि शरीयत में इस बात की व्याख्या की गई थी कि आप चित्रकारी नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे शरीयत की व्याख्या में परिवर्तन आया, यानी कि विरोध होना बंद हो गया चित्रकारी का, या कम हो गया, या ना के बराबर हो गया। तो जब परिवर्तन आता है, इसी के कारण ईरान नाम आपने सुना होगा, ईरान के सफावी वंश, ईरान का वंश था, कौन शासक करता था, सफावी वंश के ईरान के सफावी, जब इनके व्याख्या में परिवर्तन आया, इन्होंने उदारतापूर्ण व्याख्या दी कि हाँ ठीक है, चलो अगर थोड़ा बहुत कर ले रहे हो तो मुझे आपत्ति नहीं है। तब क्या हुआ कि ईरान का जो शासक वंश था, जिसका नाम था सफावी वंश के शासक वहां थे, उन्होंने उत्कृष्ट कलाकारों को संरक्षण प्रदान करना आरंभ किया या प्रदान किया। ठीक, यहाँ से शुरू होती है इसकी कहानी। जब शरीयत की व्याख्या में परिवर्तन आता है, चित्रकला को महत्व मिलना तब शुरू होता है। और यही कारण था कि इन्होंने जिनको संरक्षण दिया, उन्होंने ईरान की संस्कृति को अनेक देशों तक फैलाया। क्या हो रहा है, धीरे धीरे जब आपको संरक्षण मिलेगा तो आप क्या करेंगे, आप उसकी उन्नति पे ध्यान देंगे, और उन्नति पे ध्यान देने के कारण ही यह ईरान से निकलकर धीरे धीरे अन्य देशों में पहुंचने लगी व्यवस्था। और इसी क्रम में, इसी यात्रा के क्रम में ईरान के कलाकार भारत आते हैं। ईरान के कलाकार या फिर चित्रकार भारत आते हैं। यानी इंडिया आ गया। जब भारत आते हैं तो भारत आने पर उन्हें मुगल दरबार संरक्षण प्रदान करता है। मुगल दरबार संरक्षण प्रदान करता है। और जिस समय इस व्याख्या में परिवर्तन आया, यानी ये जो शरीयत की व्याख्या थी कि ठीक है चलिए आप थोड़ा बहुत चित्रकारी कर लीजिए, हम आपत्ति नहीं करेंगे, उस समय ईरान के शासकों ने कलाकारों को संरक्षण दिया। और उस समय भारत में जो शासक था वो था जहांगीर। और यही कारण है भाई, जब ये व्याख्या में परिवर्तन करते हैं, ये संरक्षण देते हैं, तभी तो भारत में चित्रकार आएंगे। यही कारण है कि जहांगीर के काल में ही चित्रकला सबसे अपनी उन्नति पर पहुंची, बाकी और लोगों के कालखंड में नहीं थी, क्योंकि रियायत तो मिलनी इन्हीं के काल से शुरू हुई। भाई अकबर अगर मान लीजिए चित्रकारी करवाता है तो शरीयत पीछे पड़ जाएगा, कानून लेबर पड़ जाएंगे। शाहजहां करवाता है तो क्या कोई दिक्कत होगी? नहीं ना, क्योंकि जहांगीर के बाद आ रहा है।
लेकिन जहांगीर के पहले के जो शासक हैं, चाहे वो बाबर हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे अकबर हो, ये सब अगर कर रहे हैं तो क्या है, इनके पीछे एक डर काम करता है। भले ही बड़े शासक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से प्रभाव दबाव तो इनके ऊपर होता ही है। तो यही हुआ कि जहांगीर के कालखंड में चित्रकला को ज्यादा महत्व मिला। और इस समय आने वाले जो चित्रकार थे, भारत में जो उत्कृष्ट अलंकरण करने वाले जो चित्रकार आए, उनमें मीर सैयद अली और अब्दुल समद। भारत कौन आया? मीर सैयद अली और अब्दुल समद। ठीक, ये दो लोग भारत आए ईरान से। किस क्रम में? इस उदारता के व्याख्या के परिणाम से। अब इसके बाद क्या होता है कि अकबर का जो दरबारी इतिहासकार था, कौन था? अबुल फजल। चित्रकला को वो अच्छा बताता है। तो जहांगीर के समय तो हमने देख लिया कि ये लोग आते हैं, लेकिन इनसे पहले हम लोग थोड़ा सा वापस आएंगे। अकबर के समय में ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल चित्रकारी शून्य थी, उस पर हम लोग एक बार वापस जाएंगे। कॉन्सेप्ट में हमने ये देखा है कि शरीयत जो है वो आपत्ति करता था, लेकिन जहांगीर के कालखंड को आते आते शरीयत ने उदारता बरती और अनुमति देनी शुरू कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े स्तर पर चित्रकला का काम शुरू हो गया। लेकिन इससे पहले हमने देखा है कि अबुल फजल कहता है कि ये जादुई कला है, तो उसने भी अपने कालखंड में प्रयोग किया होगा। अब हम लोग आ रहे हैं चित्रकारी के उदाहरण के तौर पर दो ग्रंथों को लेंगे और जिससे ये समझने का प्रयास करेंगे कि चित्रकारी का क्या महत्व था और कितने हद तक उसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि चित्रकारी कैसे शुरू हुई और कैसे मुगल दरबार में अपनी जड़ जमाई, लेकिन शुरू से कैसी थी या उसका वास्तविक प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है, वो कैसा था, वो भी हम लोगों को देखना जरूरी है। तो अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? अबुल फजल था। अबुल फजल इसका दरबारी इतिहासकार यानी दरबार में रहता है और इसके साथ घटने वाली प्रत्येक घटना का वो पांडुलिपि तैयार करता है। ठीक, ये शासक के लिए अपना उदाहरण देता है। इसने शासक के लिए उदाहरण दिया है, कहा तो क्या कहा इसको हम लोग देखेंगे और इसके बाद में आगे हम लोग चित्रकारी का प्रभाव अगले टॉपिक पर अगले वीडियो में अकबरनामा और पातशाहनामा दो ग्रंथ हमको मिलेंगे, जिसके माध्यम से सीखेंगे या समझेंगे कि यहाँ तक तो हमने देख लिया कि कैसे उन्नति हुई, कैसे समाज में आया और कैसे क्या हुआ, लेकिन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें इनकी उपलब्धता मिलती है और कितने बड़े स्तर पर मिलती है, ये सारी चीजें हम लोग आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी इसको हम लोग देख लेते हैं कि अबुल फजल जो इतिहासकार है अकबर के कालखंड का, वो शासक के लिए क्या कहता है, अकबर के लिए क्या कहता है। वो कहता है कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, पर मैं ऐसे व्यक्तियों को नापसंद करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका होता है।
चूंकि कहीं ना कहीं उसे यह महसूस होता है कि अब देखिए अब्बुल फजल का कथन है इनके प्रति, ठीक, तो ये किसको डेडिकेट हो रहा है? अकबर के दरबार में रह रहा है, शासक के लिए कह रहा है, यानी कि ये शासक के माध्यम से उलेमा वर्ग की आलोचना कर रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं। उलेमा ये मतलब करता था, घृणा करते हैं, पर मैं ऐसे लोगों को नापसंद करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका है। ये जो कलाकार है वो खुद को पहचानता है, और क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यह महसूस होता है कि खुदा की रचना को वो जीवन नहीं ले सकता, लेकिन आगे का जो मतलब है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके नजदीक तक जरूर पहुंचा सकता है। ये इसका एक कलाकार के प्रति रवैया था, और शासक को डेडिकेट करते हुए उसने उलेमा वर्ग के ऊपर ये जो है कटाक्ष किया, ठीक। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कभी कभार अगर यूज कर लेंगे ये कोटेशन शासक के लिए उद्धरण, तो थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट अच्छा जाता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है, नंबर थोड़े से अच्छे मिल जाते हैं। और बाकी इतिहास है, आप लोग जानते ही हैं विषय नंबर कैसा मिलता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। अब अगली वीडियो में हम लोग आगे अकबरनामा और बादशाहनामा जो अकबर और शाहजहां से संबंधित है उसको देखेंगे, और उसको समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे चित्रकला का प्रभाव उसमें दिखा, और क्या मोटिव लेके उस समय का इतिहास लिखा गया, कौन कौन सी जिल्द बनी, कितने टॉपिक में भी डिवाइड हुआ, कितने पॉइंट्स बटे, कितने भागों में बांटा गया, जो भी चीजें हैं ओवरऑल उसको हम लोग देखेंगे। थैंक यू।